इशू ऑफ डिबेंचर्स, जैसे कंपनी के शेयर्स इशू होते हैं ना, वैसे कंपनी क्या इशू करती है, डिबेंचर इशू करती है। डिबेंचर होता क्या, बॉन्ड नहीं, बॉन्ड तो नहीं कह सकते, लोन। एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसपे कंपनी ने लिखा होता है कि हम इतने डिबेंचर्स इशू करेंगे, हम इतने अमाउंट का लोन चाहिए और हम इसको रीपे कब करेंगे। तो एक तरीके का क्या होता है, लॉन्ग टर्म लोन होता है। क्या होता है, लॉन्ग टर्म लोन होता है। और डिबेंचर ऐसे इशू नहीं हो जाते कि चलो कंपनी ने एक रिटन डॉक्यूमेंट बनाया, उस पर लिख दिया कि हमें 10 लाख रुपए का लोन चाहिए, ठीक है, और हम 5 साल के बाद पे करेंगे, 10% इंटरेस्ट पे करेंगे। ऐसे इशू नहीं होते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, अपनी एसेट मॉर्टगेज रखवानी पड़ती है उतने अमाउंट की, ठीक है। तो डिबेंचर क्या है, डॉक्यूमेंट है गिवन बाय कंपनी टू दी डिबेंचर होल्डर, है तो लॉन्ग टर्म लोन विच इज सिक्योर्ड बाय अ चार्ज। सिक्योर्ड बाय चार्ज का तो समझते हो ना, उतनी अमाउंट की आपको एसेट क्या रखवानी पड़ती है, गिरवी या मॉर्टगेज, ठीक। फीचर्स क्या है डिबेंचर्स के, इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होगा और लोन कितना होगा वो फिक्स होता है। जैसे कंपनी ने सपोज कर लो 10 लाख रुपए के डिबेंचर इशू करें, ठीक है, और डिबेंचर्स के आगे लिखा हुआ 10%। इसका मतलब क्या है कि कंपनी हर साल डिबेंचर होल्डर को कितना इंटरेस्ट पे करेगी, 10% का। 10 लाख का 10% कितना होता है, 1 लाख रुपए। तो डिबेंचर होल्डर को हर साल कितने पैसे मिलेंगे, 1 लाख रुपए मिलेंगे। कंपनी ने ना डॉक्यूमेंट में पहले ही मेंशन कर रखा होगा कि हम लोन को रीपे कब करेंगे। जनरली लॉन्ग टर्म लोन होता है डिबेंचर, तो 5 साल के बाद ही पे किया जाता है। टाइम पीरियड पहले से मेंशन है, 5 साल के बाद देंगे, 7 साल के बाद देंगे, 10 साल के बाद देंगे, ठीक है। यहाँ तक बोरिंग ऑफ द कंपनी क्लियर है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट? जितना प्रॉफिट आया उतना प्रॉफिट लो ना हो देना। हाँ जी, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो, बट डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट पे करना ही करना पड़ेगा। अगर कंपनी को लॉस भी हो रहा है ना, तब भी इंटरेस्ट पे करना ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। सपोज कर लो कंपनी ने डिबेंचर इशू करे 10,000 डिबेंचर इशू करे, 100 रुपए का एक डिबेंचर था, तो अमाउंट कितना हो गया लोन का, 10,000 इंटू 100, 10 लाख रुपए हो गया, ठीक है। कंपनी ने अगर 10,000 डिबेंचर इशू करे है ना, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन पता कितनी चाहिए होती है पब्लिक से, 75%। कितनी चाहिए होती है, 75%। मतलब कि कम से कम लोगों को 7500 डिबेंचर्स के लिए अप्लाई करना ही पड़ेगा, तब जाके वो शेयर्स या डिबेंचर्स जो होंगे वो अलॉट होंगे, ठीक है। शेयर चैप्टर था ना, उसमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन पता कितना चाहिए होता है, 90%। बट डिबेंचर के केस में कितना चाहिए होता है, 75%। क्लियर है यहाँ तक? अब कंपनी जो है वो डिबेंचर्स किस पे इशू कर सकती है, 3 तरीके से कर सकती है, पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे, ठीक है। पार का मतलब क्या होता है, अगर एक डिबेंचर की वैल्यू सपोज कर लो 100 रुपीज है और डिबेंचर भी कितने रुपए में इशू हो रहा है, 100 रुपीज में, तो वो इशूड एट पार है। अगर 100 रुपीज का डिबेंचर है और वो इशू हो रहा है 125 रुपीज का, तो एक्स्ट्रा जो 25 रुपीज है ना, वो क्या है, प्रीमियम है। जो 25 रुपीज है वो कहाँ जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जाएगा, और वो अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। सिर्फ डिबेंचर्स में ऐसा केस होता है कि डिबेंचर्स जो होते हैं वो डिस्काउंट पर भी इशू हो सकते हैं, ठीक है। अगर 100 रुपीज का डिबेंचर है और वो इशू हो रहा है 90 रुपीज का, तो एक्स्ट्रा जो 10 रुपीज है वो कहाँ जाएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट में जाएगा, और वो अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि कंपनी के लिए लॉस होता है। क्लियर है यहाँ तक? डिबेंचर्स का अमाउंट कंपनी कैसे रिसीव कर सकती है, एक तो है लमसम। लमसम का मतलब क्या होता है, वन शॉट में सारे के सारे पैसे कंपनी के पास आ गए। एक होता है इंस्टॉलमेंट, कंपनी टुकड़ों में पैसे मंगवा रही है, पहले एप्लीकेशन में पैसे मंगवाए, फिर अलॉटमेंट पे मंगवाए, फिर फर्स्ट कॉल के बाद कौन सी होती है, सेकंड एंड फाइनल कॉल होती है,
ठीक है, चलो लमसम का केस देखते हैं। कंपनी ने 20,000 डिबेंचर इशू करे ऑफ ₹100 ईच, तो अमाउंट कितना हो गया? 20,000 इंटू 100 कितना हो गया? 20 लाख हो गया। तो लमसम के केस में सिर्फ और सिर्फ दो जनरल एंट्रीज होती है। पहली, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। ये जो 10% लिखा है ना, कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट रेटेड डिबेंचर्स के ऊपर। ठीक है, तो यही अमाउंट कहाँ पर आ जाएगा? 20 लाख। इस केस में जो डिबेंचर्स इशू हुए थे वो किस पे हुए थे? पार पे। 100 रुपए का डिबेंचर किस पे इशू हुआ? 100 रुपए में इशू हो गया। इसमें अब केसेस थोड़े चेंज कर देते हैं, प्रीमियम का केस भी डाल देते हैं और डिस्काउंट का भी डाल देते हैं। अगर यही डिबेंचर इशू हुआ होता 10% प्रीमियम पे, 100 रुपीज का 10% कितना होता है? 10 रुपीज। तो बेसिकली 100 रुपए का जो डिबेंचर है वो कितने में इशू होगा? 110 में। तो किससे मल्टीप्लाई होगा? 110। कितना आ जाएगा? 22। यही अमाउंट नीचे जाता है। डिबेंचर्स अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू से ही मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, बाकी 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा बचा था, वो कहाँ चला जाएगा? तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 2 लाख रुपए। प्रीमियम का केस क्लियर। इसके अंदर एक और केस कर लेते हैं। कौन सा? डिस्काउंट वाला। 10% क्या लिख देते हैं यहाँ पे? डिस्काउंट। 100 रुपए का 10%, 10 रुपीज। तो 100 रुपीज का डिबेंचर जो है वो कितने में इशू हुआ होगा? 90। इसको किससे मल्टीप्लाई करें? 90। कितना आ जाएगा? 1 लाख। यही सेम अमाउंट नीचे जाता है। मैंने बोला था डिबेंचर्स में हमेशा फेस वैल्यू आती है, या तो 20 लाख रुपए आते हैं। अब बैलेंसिंग से कर डेबिट पे बच रही है ना, तो डेबिट पे क्या लिख दोगे? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को मैं आईओडी लिख रहा हूँ शॉर्ट में। कितना आ जाएगा यहाँ पे? 2 लाख। इसमें कोई डाउट? क्लियर है सबको? नेक्स्ट, इंस्टॉलमेंट का केस। इसमें बहुत सारी एंट्रीज होती है, 2-3 बार करोगे लर्न हो जाएंगे एंट्रीज। ओके, कंपनी ने 20,000 डिबेंचर इशू करे, 100 रुपए का एक डिबेंचर था। कंपनी टुकड़ों में पैसे मंगवा रही है। एप्लीकेशन पे कितने? 30, अलॉटमेंट पे 50 और फर्स्ट कॉल पे 20। तो इसकी एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। डिबेंचर एप्लीकेशन कितना आएगा? 20,000 इंटू 30 कितना आ जाएगा? फिर अगली एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10% डिबेंचर। सेम अमाउंट। ये तो होगी एप्लीकेशन की एंट्री। फिर एंट्री किसकी होगी? अलॉटमेंट में। पहले अलॉटमेंट को ड्यू करना, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स कितना आएगा? 20,000 इंटू 50, 10 लाख रुपए। फिर ये अमाउंट रिसीव हो जाएगा, तो इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 10 लाख। उसके बाद एंट्री होगी फर्स्ट कॉल की। पहले फर्स्ट कॉल ड्यू होगी, तो फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री, डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू
10% डिबेंचर्स अकाउंट, अमाउंट कितना आएगा 20,000 इंटू 20, 4 लाख। फिर ये पैसे आ जाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट। कंपनी सिर्फ पहले एप्लीकेशन मनी मंगवाती है, फिर वो अमाउंट किस में जाता है डिबेंचर्स अकाउंट में। उसके बाद अलॉटमेंट पहले ड्यू होती है, फिर पैसे आते हैं। फिर फर्स्ट कॉल ड्यू होती है, फिर पैसे आते हैं। अगर सेकंड कॉल होती तो पहले सेकंड कॉल ड्यू होती, फिर पैसे आते हैं उसके। यहाँ तक क्लियर? इसमें डिबेंचर किसमें इशूड हुए थे पार पे। अगर इसमें भी प्रीमियम पे इशू हुए होते तो 10% प्रीमियम 10 रुपये हो गया। बाय डिफॉल्ट अगर गिवन नहीं है ना कि प्रीमियम किस पे है, तो बाय डिफॉल्ट प्रीमियम किस पे लेना होता है अलॉटमेंट पे लेना होता है। इसका टोटल 110 रुपये आएगा। कितना आएगा 110। तो ये 60 ले लेते हैं, सपोज कर लो हो गया ना 110। इसको अब लिखोगे 50 प्लस 10। 50 रुपये तो अलॉटमेंट के पैसे और 10 रुपये किसके हैं प्रीमियम के हैं। ये सब कैलकुलेशन तो ओके है। यहाँ डिबेंचर अलॉटमेंट में अमाउंट कितना आएगा 20,000 इंटू 60, 12 लाख। नहीं वेट 20,000 इंटू 60 12 लाख। डिबेंचर में मैंने क्या बोला था हमेशा फेस वैल्यू आनी है, तो 20,000 इंटू ये वाला 50। बाकी जो 2 लाख है वो किसके अंदर आ जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम का एसपी लिख रहा हूँ शॉर्ट में। क्लियर? और पूरे के पूरे 12 लाख रुपए रिसीव हो जाएंगे। कोई दिक्कत इसके अंदर? इसी के अंदर कौन सा केस डाल देते अब? ये हो जाएगा 10% डिस्काउंट ले लेते हैं। 10% कितना हो गया 10 रुपये। इसका टोटल कितना आना चाहिए 90 रुपीज आना चाहिए। तो इसको चेंज कर देते हैं 30 40 50 40 आ जाएगा। यहाँ पता क्या लिखोगे ब्रैकेट में 50 रुपए की अलॉटमेंट थी वैसे, उसमें से 10 रुपए डिस्काउंट हट गया तो 40 हो गया। डिस्काउंट माइनस और एसपी प्लस करके लिखते हैं। ठीक है, तो ये सब एंट्रीज तो ओके है। डिबेंचर अलॉटमेंट में कितना आएगा 20,000 इंटू 40 8 लाख। मैंने बोला था डिबेंचर्स में तो फेस वैल्यू ही आनी है, तो 20,000 इंटू 50 यहाँ 10 लाख आ गया। बैलेंसिंग फिगर कहाँ बच रही है डेबिट पे, तो डेबिट पे क्या लिखेंगे डिस्काउंट ऑन आईओडी। कितना आ गया 2 लाख रुपए आ गया। और नीचे पैसे पूरे के पूरे 10 नहीं आएंगे, कितने आएंगे 8 लाख आएंगे। 2 लाख तो डिस्काउंट ही है, बाकी सारी एंट्री से। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट केस कौन सा है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर्स। कंपनी ने सपोज कर लो 10,000 डिबेंचर इशू करे, एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई 12,000 डिबेंचर्स की। तो कंपनी ना 3 चीजें कर सकती है। जो भी एक्सेस पैसा आया है ना एप्लीकेशन में, जो भी एक्सेस आई है वो कंपनी क्या कर देगी रिजेक्ट, मतलब कि पैसे वापस कर देगी। या कंपनी क्या कर सकती है उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर सकती है, या फिर कंपनी दोनों चीजें कर सकती है। कुछ एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर देते हैं और कुछ को अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये तीनों केसेस एक ही क्वेश्चन के थ्रू समझ लेंगे। कितने डिबेंचर्स इशू कर रहे थे एप्लीकेशन, कितने डिबेंचर्स की आई 12,000 डिबेंचर्स की। कंपनी ने डिसाइड करा 2,000 डिबेंचर्स पे जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी आई है ना, वो हम क्या कर रहे हैं रिजेक्ट कर रहे हैं। एप्लीकेशन 30 रुपीज, अलॉटमेंट 50 रुपीज, फर्स्ट कॉल 20 रुपीज। तो बेसिकली 100 रुपए का डिबेंचर है। एट पार वाला केस हो गया ये। ठीक है, 10,000 से ही चलेगा ना क्वेश्चन। 10,000 सिर्फ और सिर्फ पहली एंट्री जो होगी ना उसको आप 12,000 से मल्टीप्लाई करोगे, बाकी पूरा क्वेश्चन आगे किससे चलेगा 10,000 डिबेंचर से चलेगा।
ठीक है, चलो पहली एंट्री क्या होगी? डिबेंचर बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ थोड़ा, टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। पहली वाली जो एंट्री होगी वो इस 12,000 से मल्टीप्लाई होगी। 12,000 डिबेंचर पे 30 रुपए कंपनी ने रिसीव करे, तो कितने पैसे आ गए? 3,60,000। फिर नेक्स्ट एंट्री होती थी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, डिबेंचर नहीं रखा ना, 10% डिबेंचर ले लेते हैं, 10% डिबेंचर्स अकाउंट। ये अमाउंट तो सेम आता है, 3,60,000। डिबेंचर से मैंने बोला हमेशा क्या आएगी? फेस वैल्यू आएगी, और ओरिजिनल जितने डिबेंचर इशू करे वो आएंगे। तो 10,000 इंटू 30 कितना आ गया? 3 लाख रुपए। तो कंपनी के पास एक्सेस कितने पैसे आए? 60,000। कंपनी क्या कर रही है? वो पैसा रिजेक्ट कर रही है, वापस कर रही है। जब रिजेक्ट करते हैं तो कौन सी एंट्री आती है? टू बैंक अकाउंट। क्लियर है यहाँ तक? आगे तो सिंपल है। अलॉटमेंट की एंट्री क्या होती है? पहले ड्यू होगी, उसके बाद पैसे आ जाएंगे। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट, कितना आएगा? 10,000 इंटू 50, 5 लाख। 5 लाख पैसे आ जाएंगे बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, 5 लाख। 5 लाख। नेक्स्ट डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा? 2 लाख। 2 लाख। लास्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल, 2 लाख। 2 लाख। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये पहले वाला केस हो गया। सेकंड वाला केस क्या है? जो भी एक्सेस पैसा आया है ना, उसको हम किसमें एडजस्ट कर देंगे? अलॉटमेंट, प्रो डाटा भी कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो देखो एक्सेस पैसे कितने आए थे? 60,000 रुपये। इसको हम किसमें एडजस्ट कर रहे हैं? अलॉटमेंट में ना। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? पहले यहाँ पे लाइन लिख देता हूँ, एक्सेस एप्लीकेशन मनी is adjusted towards allotment। तो 60,000 रुपये जो एक्स्ट्रा है वो कहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं? अलॉटमेंट में। तो यहाँ लिख देंगे टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। अलॉटमेंट पे 5 लाख आए, 5 लाख ड्यू थे, मतलब 5 लाख में से ऑलरेडी 60,000 रुपया आ चुका है। तो कितने पैसे आएंगे? 40। बस सिर्फ इतना फर्क आता है सेंट्री। सेकंड वाला केस भी क्लियर हो गया, ठीक है। लास्ट केस मिक्स ऑफ 1 and 2। कुछ एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर देंगे और कुछ का पैसा क्या कर देंगे? अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। तो इसकी एंट्री क्या होगी देख लेना पहले। कंपनी ने डिसाइड करा कि 1000 डिबेंचर्स पे जो एप्लीकेशन मनी आई है ना, वो हम रिजेक्ट कर देंगे, और बाकी जो 1000 डिबेंचर्स बचे वो हम किस में एडजस्ट कर देंगे? अलॉटमेंट में। तो इसमें 2 एंट्री आ जाएगी। एक तो 2 डिबेंचर अलॉटमेंट आएगा ही आएगा, रिजेक्ट भी हो रहा है ना, तो 2 बैंक भी आएगा। 1000 डिबेंचर पे जो एप्लीकेशन मनी आ रखी है वो हम वापस कर रहे हैं, तो 30,000। डिबेंचर अलॉटमेंट में कितना आएगा? 30,000। बैलेंसिंग फिगर ले लेना बेशक, 30,000। यहाँ से कितना माइनस होगा? 30,000। अमाउंट कितना आ जाएगा? 470। ये तीनों केसेस इक्वेशन में क्लियर हो गए। डाउट है यहाँ तक कोई? Issue of debentures for consideration other than cash।
डिबेंचर चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है। मतलब क्या है इसका? सपोज कर लो हमने किसी कंपनी की एसेट्स खरीदी, पैसे ही नहीं देने के लिए, तो हम क्या बोलेंगे? हमारी कंपनी के क्या रख ले? डिबेंचर्स रख ले। क्या रख ले? डिबेंचर्स रख ले। नेक्स्ट है परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन क्या होता है? जिस अमाउंट में आप किसी दूसरी कंपनी का बिजनेस खरीदते हो उसको परचेज कंसिडरेशन कहते हैं। ठीक, सपोज कर लो वाधवा इंस्टीट्यूट ने आकाश इंस्टीट्यूट खरीदा। क्या होता है? हो सकता है। आकाश की वैल्यू कितनी है? आकाश की एसेट थी 10 रुपए की, उसके ऊपर कर्जा था 2 रुपए का, तो कायदे से आकाश इंस्टीट्यूट की वैल्यू कितनी है? 8 रुपए हुई ना भाई साहब। 10 रुपए की एसेट थी, 2 रुपए की लायबिलिटी थी, तो वैल्यू कितनी है? 8 रुपए की। तो मैंने आकाश वाले को कितने पैसे दिए? 8 रुपए दिए सपोज कर लो। उसको हम क्या बोलेंगे? परचेज कंसिडरेशन। इसके जो भी केसेस है ना, मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन, वाधवा लिमिटेड ने एसेट खरीदी 9,90,000 की अडानी लिमिटेड से। पेमेंट कैसे कर रहे हैं हम? 11% डिबेंचर इशू कर रहे हैं, 100 रुपए का एक डिबेंचर है। ठीक है, जर्नल एंट्री पास करनी है व्हेन डिबेंचर्स हैव बीन इशूड एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। तीनों की अलग अलग एंट्रीज करनी है। ठीक, पहली एंट्री हमने क्या खरीदी? एसेट ना, एसेट खरीदी तो एसेट की एंट्री क्या होगी? एसेट अकाउंट डेबिटेड। जिसकी हमने एसेट्स खरीदी है ना, अगर उसका नाम दे रखा है तो नाम लिखना। अगर नाम नहीं दे रखा तो क्या लिखा जाता है? वेंडर्स अकाउंट लिखा जाता है। क्या लिखेंगे? वेंडर्स अकाउंट। अब इस अडानी को हमने क्या करनी है? पेमेंट करनी है। हमने क्या बोला? हमारी कंपनी के क्या रख ले? डिबेंचर्स। 11% डिबेंचर्स है, एट पार है ना, तो 9,90,000, 9,90,000, ये तो आसान था। नेक्स्ट एट प्रीमियम ऑफ 10%। पहली एंट्री क्या है? सेम। नेक्स्ट एंट्री अडानी लिमिटेड टू 11% डिबेंचर्स अकाउंट। प्रीमियम है ना, तो क्या लिखेंगे? टू एसपी अकाउंट। यहाँ आ गया 9,90,000। 11% डिबेंचर्स में मैंने हमेशा क्या बोला? फेस वैल्यू आती है। ठीक है, बट आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स तो पता ही नहीं। नंबर ऑफ डिबेंचर्स तो पता होना चाहिए, तभी तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड कैसे निकाले जाते हैं वो देखना। नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड, जो भी परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट है, जो भी आपने पैसे देने हैं, उसको हम डिवाइड करेंगे पता है किससे? प्रीमियम ऑफ 10%, 100 रुपीज का 10%, 10 रुपीज, तो डिबेंचर की वैल्यू कितनी होगी? 110 रुपए। तो 110 से डिवाइड करना, प्रीमियम ऐड करना है। अगर डिस्काउंट होता तो क्या करना है? 100 में से माइनस करना। क्लियर है यहाँ तक? अब कितने डिबेंचर आ जाएंगे? 9,000 डिबेंचर्स आ गए। ये ना एमसीक्यू में भी आ जाता है 1 मार्क पे निकालने के लिए कि नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड निकालो। ठीक है, प्रीमियम होगा तो वो अमाउंट प्लस करना है, अगर डिस्काउंट है तो वो अमाउंट क्या करना है आपने? माइनस करना है। आगे 9,000 डिबेंचर, तो 9,000 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 9 लाख। प्रीमियम 10 रुपए था, 9,000 इंटू 10 90,000। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट आता है डिस्काउंट का केस। पहली एंट्री सेम, फिर अडानी लिमिटेड टू 11% डिबेंचर्स अकाउंट। डिस्काउंट क्या होता है? डेबिट होता है ना, क्या लिखते हैं उसके लिए? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को मैं शॉर्ट में IOD लिख रहा हूँ। क्लियर यहाँ तक? अडानी लिमिटेड को कितने पैसे देने थे? 9,90,000। नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकाले इसके, 9,90,000 को किससे डिवाइड करोगे? 90 से। 10 रुपए का डिस्काउंट हुआ ना,
100 में से 10 माइनस हुआ, कितना बचा? 80। कितने डिबेंचर्स आ गए? 11,000 डिबेंचर्स अकाउंट में, तो ओरिजिनल डिबेंचर्स 11,000 इनटू फेस वैल्यू 100, 11 लाख रुपए। और यहाँ पर कितना आएगा? 11,000 डिबेंचर इंटू 10, 1,10,000 रुपये। बैलेंसिंग फिगर भी ले सकते हैं। ये वाला केस क्लियर हुआ? X Limited took over assets of rupees 7 lakh, liabilities 60,000 of Y Limited for the purchase consideration of 6 lakh 60,000. X Limited ने amount पे करा by issuing 9% debentures of rupees 100 each at 10% premium. इस टाइप का क्वेश्चन आता है पेपर में, और ये कितने नंबर का आएगा? 3 नंबर। ठीक है। X Limited ने कितनी एसेट्स ली? 7 लाख रुपए की। तो पहली एंट्री एसेट्स अकाउंट डेबिट To X Limited. 7 लाख रुपीस, और इसकी लाइबिलिटीज कितनी थी? इसकी लाइबिलिटीज कितनी रुपए से बोला? 60। लाइबिलिटीज कितनी थी इसकी? 60,000 फॉर द परचेज कंसिडरेशन ऑफ 6,60,000। 6,60,000 रुपए में पूरा का पूरा बिजनेस खरीदा गया है। ठीक है। नाम दे रखा है जिसका बिजनेस खरीदा है? वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड है, वाई लिमिटेड का बिजनेस खरीदा गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे? वाई लिमिटेड। अगर नाम ना दे रखा होता तो क्या लिखते? वेंड। अब ध्यान से समझना, एसेट 7 लाख रुपीस, लाइबिलिटी 60,000, वाई लिमिटेड 6,60,000। क्रेडिट साइड का टोटल है 7,20,000, डेबिट का टोटल है 7 लाख। बैलेंसिंग फिगर कहाँ आ रहा है? डेबिट पे। अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट पे आए तो गुडविल अकाउंट क्या हो जाएगा आपका? अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट पे आए बाई चांस तो कैपिटल रिजर्व आएगा। सिर्फ बता रहा हूं। ठीक है। ये तो था रेक्टिफिकेशन कि डेबिट पे बैलेंसिंग फिगर बच रही है तो गुडविल डेबिट हो गया, और क्रेडिट पे बैलेंसिंग फिगर बच रही है तो कैपिटल रिजर्व क्रेडिट हो गया। लॉजिक क्या है? ध्यान से सुनना। एसेट ली अपने 7 लाख रुपीस की, लाइबिलिटीज थी 60,000 की। ठीक है। तो बेसिकली इसके बिजनेस की वर्थ कितनी है? 640। 6,40,000 बिजनेस की वैल्यू है। उसके लिए हमने पैसे कितने दिए उसको? 660। मतलब हमने 20,000 रुपये फालतू पैसे दिए। तो वो 20,000 रुपये हमने एक्स्ट्रा पैसे क्यों दिए होंगे? गुडविल के। वो इतने साल से बिजनेस चला रहा होगा, उसने अपनी गुडविल भी तो बनाई होगी, रेपुटेशन भी तो बनाई होगी। आप चला चलाया बिजनेस ही तो खरीद रहे हो किसी का भी। ठीक है। तो कंपनी जब फालतू पैसे लेती है ना एसेट से ज्यादा, तो क्या हो जाता है? गुडविल डेबिट होता है। और अगर यही 6,40,000 की वैल्यू है बिजनेस की, ठीक है, और इसका बिजनेस खरीदा जाता सपोज कर लो 6 लाख रुपए में, तो 40,000 रुपये कहाँ चला जाता? कैपिटल रिजर्व में चला जाता। क्लियर है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट। अब इस वाई लिमिटेड को पेमेंट करनी है। पेमेंट कैसे हो रही है? डिबेंचर इशू करे जा रहे हैं प्रीमियम पे, तो टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट टू एसपी अकाउंट। नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने के लिए 6,60,000 को किससे डिवाइड करेंगे? 110 से करेंगे क्योंकि प्रीमियम था। तो 6,000 डिबेंचर आ जाएंगे। 6 लाख। हाँ वही लॉजिक है। 6,000 इंटू 100 6 लाख रुपए, 6,000 इंटू 10 60,000। कोई दिक्कत इसमें? इश्यू ऑफ डिबेंचर्स टू प्रोमोटर्स एंड अंडरराइटर्स। प्रोमोटर्स कौन होते हैं? 11th क्लास के बिजनेस पढ़ी है ना। प्रोमोटर्स कौन होते हैं?
जो प्रमोट करते हैं। जो प्रमोट करते हैं अपने बिजनेस को यस सर। कह सकते हो। वैसे जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना स्टार्टिंग में और जो भी रिस्क लेते हैं उनको प्रमोटर्स कहते हैं। बेसिकली दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी, ठीक है। एंड अंडरराइटर्स कौन होते हैं? दलाल। कंपनी शेयर इश्यू करती है ना, ठीक है, तो कंपनी के शेयर्स बिक नहीं रहे होते। कितना सब्सक्रिप्शन चाहिए होता है? 90% चाहिए होता है ना। सपोज करो लोगों ने अप्लाई करा सिर्फ और सिर्फ 80% शेयर्स के लिए, पब्लिक इशू तो हो ही नहीं पाएगा क्योंकि 90% सब्सक्रिप्शन तो आया ही नहीं। तो बाकी के जो 10% शेयर होते हैं ना वो कौन बिकवाते हैं? अंडरराइटर्स बिकवाते हैं। उसके लिए वो क्या चार्ज करते हैं? कमीशन चार्ज करते हैं, ठीक है। तो अंडरराइटर्स क्या चार्ज करते हैं? कमीशन चार्ज करते हैं। और प्रोमोटर्स जो होते हैं ना स्टार्टिंग में बिजनेस को सेटअप ये लोग करते हैं, और बिजनेस सेटअप करने से पहले ये बहुत तरीके के खर्चे करते हैं। तो जो भी ये खर्चे करते हैं ना उसके लिए क्या मांगते हैं? कंपनी के डिबेंचर्स मांगते हैं। वैसे ही अंडरराइटर है, अंडरराइटर को अगर कमीशन पे करनी है तो हम पेमेंट की जगह क्या दे देते हैं? उनको कंपनी के डिबेंचर दे देते हैं। ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बट अगर आ गया तो 3 नंबर या 6 नंबर में आएगा। और कुछ भी नहीं है, 4 जनरल एंट्रीज है बस। और ठीक है, पहला देखना, जोन कार्स ने 2000 डिवेंचर इशू करे, 100 रुपए का एक है, टू प्रोमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज। इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? प्रोमोटर्स जब कंपनी स्टार्ट करते हैं तो बहुत तरीके के खर्चे करते हैं, उसको कहते हैं इनकॉर्पोरेटिंग एक्सपेंसेस। कौन से कहते हैं? 2000 इंटू 100 कितना हो गया? 2 लाख। टू प्रोमोटर्स अकाउंट। प्रमोटर ने क्या करा? इनकॉर्पोरेटिंग एक्सपेंसेस बियर करे, कितने के? 2 लाख रुपए के। इसके बदले वो क्या मांग लेता है? कंपनी के डिबेंचर्स मांग लेता है। ये हो गई प्रमोटर की एंट्री। नेक्स्ट कौन सा? अंडरराइटर। अंडरराइटिंग कमीशन के लिए वो कितने डिबेंचर्स मांग रहे हैं? 1000 डिबेंचर, 100 रुपए का एक, 1 लाख रुपए हो गया। तो इसकी एंट्री क्या होगी? अंडरराइटर्स कमीशन चार्ज करते हैं ना, तो इसकी एंट्री होगी अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स। फिर अंडरराइटर्स को क्या मिल जाते हैं? कंपनी के डिबेंचर्स मिल जाते हैं। सो 10% डिबेंचर्स अकाउंट, 1 लाख, 1 लाख। अब एक चीज का ध्यान रखना, कंपनी के लिए इनकॉर्पोरेटिंग एक्सपेंसेस और अंडरराइटिंग कमीशन दोनों के दोनों क्या होते हैं? कंपनी के लिए खर्चे होते हैं, एक्सपेंस होते हैं। क्या होते हैं? एक्सपेंस होते हैं। एक्सपेंस भी पता कौन सा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला। चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये पैसे देने ही पड़ते हैं कंपनी को, ठीक है। तो ये कहां पर आएंगे? ये दोनों खर्चे आएंगे P&L अकाउंट की डेबिट साइड। तो हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इनकॉर्पोरेटिंग एक्सपेंसेस अकाउंट टू अंडरराइटर्स कमीशन अकाउंट। ये 2 लाख था, ये 1 लाख था, तो P&L अकाउंट की डेबिट साइड पे कितना खर्चा शो होगा? 3 लाख। ये पूरा क्वेश्चन 6 नंबर का भी आ जाता है और बहुत आसान होता है कुछ मुश्किल इसमें? इजी है, कॉपी कर लो। IF Limited took loan of ₹8 lakh from SBI and issued 10,000 debentures of ₹100 each as collateral security. How will issue of debentures be shown in balance sheet? Collateral security क्या होता है? सिक्योरिटी। अब ध्यान से सुनना, कंपनी जब लोन लेती है ना, जैसे 8 लाख रुपए का लोन ले रखा है, ठीक है, लोन लेने के लिए एक प्रिंसिपल सिक्योरिटी होती है। प्रिंसिपल सिक्योरिटी पता क्या होती है? कि कोई ना कोई एसेट
मॉर्टगेज या गिरवी रखवानी पड़ेगी, उसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल सिक्योरिटी कहते हैं। बैंक वाले ना तब भी कन्विंस नहीं होते, कहते हैं और सिक्योरिटी रखवाओ कुछ ना कुछ। तो हार कर कुछ कंपनीज क्या करती है, अपने डिबेंचर्स इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी सिक्योरिटी गिरवी रखवाते हैं। जब बैंक से लोन लेती है कोई कंपनी और कंपनी बहुत बकवास होती है तो उनको कुछ ना कुछ तो मॉर्टगेज रखवाना पड़ता है। वो कौन सी सिक्योरिटी होती है? प्रिंसिपल सिक्योरिटी होती है, ठीक है, या प्राइमरी सिक्योरिटी होती है। बैंक वाले ना तब भी कन्विंस नहीं होते, वो कहते हैं आप कोई और सिक्योरिटी भी गिरवी रखवाओ। तो हार कर कंपनी क्या करती है, अपने डिबेंचर्स इन दी फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी गिरवी रखवा देती है, उसको सेकेंडरी सिक्योरिटी भी कहा जाता है। क्लियर? अब इसका ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में शो करना है। सबसे पहले क्या करोगे, इसकी जर्नल एंट्री करोगे। जर्नल एंट्री क्या होगी? हाँ, मैंने 2 एंट्रीज करवाई है, 2 एंट्री ही कर लेना। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। कितने का लोन लिया गया? 8 लाख। फिर एंट्री होगी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिबेंचर है? 9% डिबेंचर। ये 8 लाख का लोन लेने के लिए कितने डिबेंचर्स गिरवी रखवाने पड़े? 10,000 डिबेंचर 100 रुपए का एक है, कितना हो गया? 10 लाख रुपए हो गया। ये जर्नल एंट्री होगी। अब हम क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। पहले हेडिंग बैलेंस शीट, फिर क्या आएगा? बैलेंस शीट में सबसे पहली हेडिंग क्या होगी? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसमें क्या आता है? शेयर होल्डर्स फंड नहीं, नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में क्या आएगा? लोन फ्रॉम बैंक या एसबीआई लिख देना। कितने का लोन लिया गया? नोट नंबर बनाना भूल गया मैं। 8 लाख का लोन लिया गया। ये बनी बैलेंस शीट। अब नीचे बनेगा नोट्स टू अकाउंट्स। यहां पर हम मेंशन करेंगे लोन फ्रॉम एसबीआई। ठीक है, क्या मेंशन करोगे इसके अंदर कि हमने लोन कितने का लिया था? 8 लाख रुपए का। और 8 लाख का लोन लेने के लिए हमें क्या करना पड़ा था? डिबेंचर इशू करवाने पड़े हैं। ठीक है, या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लेंगे। यहाँ भी हेडिंग आएगी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इसके अंडर शो होगा लोन फ्रॉम एसबीआई। एसबीआई से लोन कितना लिया हमने? 8 लाख रुपए का। इसके ब्रैकेट में ना रीजन लिखा जाएगा कि हमने ये 8 लाख रुपए का लोन लेने के लिए कितने डिबेंचर इशू करे? 10 लाख रुपए के डिबेंचर इशू करे। तो यहाँ हम लिखेंगे secured by issue of 9% by issue of 10,000 9% debentures of rupees 100 each। अब इसका ट्रीटमेंट शो कर देना। यहाँ पर आएगा 10 लाख रुपया माइनस डिबेंचर सस्पेंस लिखना 10 लाख रुपया। तो ये नलीफाई हो गया। बस सेम रट्टाफिकेशन है, आपने ऐसे कॉपी पेस्ट करके आ जाना है और 3 नंबर की बैलेंस शीट आएगी। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट टॉपिक है वेरियस केसेस ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ
रिडेम्पशन, रिडेम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट, ठीक है। इसके 6 केसेस है और ये केसेस पेपर में आते हैं। एक केस 3 नंबर है, पूरे चांसेस है ये टॉपिक आ सकता है पेपर में, ठीक। तो पहला केस, डिबेंचर इशू हुए पार पे, रिडीम हुए पार पे। तो अगर लम सम की एंट्री की जाए तो लम सम की एंट्री क्या होती थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, अलॉटमेंट अकाउंट, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10%, कोई भी ले लो रेट, तो 10% डिबेंचर्स अकाउंट, इशूड एट पार, रिडीम एट पार। नेक्स्ट कौन सा? इशूड एट प्रीमियम और रिडीम एट पार है ना। तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, पूरी सेम एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। सिर्फ यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा? To security. एसपी अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम एट पार। इशूड एट डिस्काउंट है, पहली एंट्री तो सेम है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन आईओडी अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। ये हम पहले कर चुके हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने की जरूरत फिलहाल अभी नहीं है। इंपॉर्टेंट है केस नंबर 4, 5 एंड 6, ठीक है। केस नंबर 4, इशूड एट पार, रिडीम एट प्रीमियम। इशूड एट पार की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर। ये किसकी एंट्री है? इशूड एट पार की। जब भी रिडीम प्रीमियम पे होगा ना, आपने 2 एंट्रीज ऐड कर देनी है। यहाँ पर आ जाएगा लॉस ऑन आईओडी अकाउंट डेबिट, आईओडी इज इशू ऑफ डिबेंचर्स, और नीचे आ जाएगा प्रीमियम ऑन आरओडी अकाउंट। व्हाट इज आरओडी? रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। क्लियर यहाँ तक? क्वेश्चन देखते हैं। कंपनी ने 8000 डिबेंचर इशू करे, 100 रुपए का एक था एट पार, 8000 into 100 8 लाख सर एसपी नहीं आएगा? पार है ना। अच्छा, रिडीम हो रहा है 10% प्रीमियम पे, 100 रुपए का 10% 10 रुपए, 8000 into 10 80,000। ये तो नोटिफिकेशन हो गया। वैसे पता है लॉस ऑन आईओडी डेबिट क्यों होता है, प्रीमियम ऑन आरओडी क्रेडिट का क्यों होता है? जब रीपेमेंट की बारी आएगी ना, तो फर्म को 8 लाख रुपए वापस नहीं करने होंगे। कितने करने होंगे? 8,80,000 रुपए वापस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो फर्म के लिए लॉस है 80,000 रुपए का। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, इसलिए डेबिट हो रहा है। जब ये डिबेंचर का टाइम पीरियड खत्म होगा, जैसे सपोज कर लो 5 साल के लिए डिबेंचर इशू हुए थे, तो 5 साल के बाद 8,80,000 रुपए दिए जाएंगे ना, तो ये इंक्रीज इन लायबिलिटी है। इंक्रीज इन लायबिलिटी क्या होता है? क्रेडिट होता है, इसलिए क्रेडिट भी होता है। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, इशूड एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम। जब इशू प्रीमियम तो होता था, एंट्री क्या होती थी? बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम एसपी अकाउंट, ठीक है। जब भी रिडीम एट प्रीमियम है, 2 एंट्री ऐड करनी है, वो कौन सी है? लॉस ऑन आईओडी टू लॉस ऑन आईओडी, नीचे टू प्रीमियम ऑन आरओडी। नीचे क्वेश्चन देखते हैं। इशूड 8,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट 10% प्रीमियम। 100 रुपए का डिबेंचर कितने में इशू हुआ होगा? 110 चलेगा। 110 into 8,000, 8,80,000। सही है यहाँ तक? ये अमाउंट नीचे कॉपी हुआ। डिबेंचर में तो फेस वैल्यू आती है, जो कि कितनी है? 8 लाख रुपए एसपी। हो गया इशूड एट प्रीमियम। रिडीम किस पे हो रहा है? 10% मतलब कि 10 रुपए। 8,000 into 10 80,000। 80,000
80,000। मुश्किल है? आसान है यहाँ तक? लास्ट केस, ये इंपॉर्टेंट है। इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम एट प्रीमियम। इशूड एट डिस्काउंट की एंट्री, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिस्काउंट ऑन IOD, डिस्काउंट ऑन IOD टू 10% डिबेंचर। ये किसकी एंट्री थी? इशूड एट डिस्काउंट की। जब भी रिडीम एट प्रीमियम होता है क्या करना है? लॉस ऑन IOD टू प्रीमियम, लॉस ऑन IOD डेबिट करना है और टू प्रीमियम प्रीमियम ऑन ROD क्रेडिट क्रेडिट करना है। देखिए क्वेश्चन, 8,000 डिबेंचर इशू हुए ऑफ ₹100 ईच एट 10% डिस्काउंट। 90, मतलब कि कितने में इशू हुआ? 90 रुपीज में। तो 8,000 इंटू 90 कितना होता है? 72, 7,20,000। 7,20,000 डिबेंचर में फेस वैल्यू जो कि 8 लाख रुपए है। डिस्काउंट कितना हो गया? 80,000 रुपये हो गया। हाँ, रिडीम एट 10% प्रीमियम 10 रुपये हो गया। 8,000 इंटू 10 80,000 रुपया। लॉस ऑन IOD में 80,000, प्रीमियम ऑन ROD में 80,000, 80,000। ठीक है, अब एक चीज और सुन लेना। देखो डिस्काउंट भी लॉस है, लॉस ऑन IOD तो है ही लॉस। तो कभी कभार ना इसकी एक और एंट्री हो जाती है, वो हो जाती है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, जो कि 7,20,000 था। डिस्काउंट और लॉस का ना एक ही अकाउंट बना लेते हैं। कौन सा होता है वो? लॉस ऑन IOD। कितना हो गया? 1,60,000 रुपये टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट, जिसमें आ जाएगा आपका 8 लाख रुपया, टू प्रीमियम ऑन ROD, जिसमें आपका आ जाएगा 80,000। बात एक ही है, ध्यान रखना। इशूड एट डिस्काउंट ये तो है ही लॉस, और रिडीम एट प्रीमियम ये भी लॉस है। तो हमने इस दोनों की जगह एक ही अकाउंट बना दिया जो कि लॉस होना चाहिए। क्लियर है तक? नेक्स्ट टॉपिक है राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन IOD। कंपनी डिबेंचर इशू करती है डिस्काउंट पे, या कभी के बार रिडीम भी कर रही होती है प्रीमियम पे। ठीक है, तो कंपनी के लिए तो वो क्या होता है? लॉस होता है। वो लॉस वैसे जनरली कहाँ आता है? P&L अकाउंट की डेबिट साइड पे आता है। बट कंपनी के पास ना सिक्योरिटीज प्रीमियम पड़ा होता है। कभी कभी क्या पड़ा होता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम पड़ा होता है। इसको यूज करती है कंपनी, पता किसके लिए? कि जितने भी लॉस ऑन IOD होते हैं ना, इनको राइट ऑफ करने के लिए। क्या करती है? इनको राइट ऑफ करने के लिए यूज करती है। तो अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज हो रहा है लॉस को राइट ऑफ करने के लिए, तो इसकी एंट्री क्या बनती है? SP यूटिलाइज हो रहा है ना, तो अब SP डेबिट हो जाएगा। लॉस पहले डेबिट हो रहा था, अब क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि राइट ऑफ हो रहा है। ठीक है, ये जो लॉस है वो हमारा कम हो रहा है। तो इसके 3 केस बनते हैं। 3 केस ध्यान से देखना, क्वेश्चन नहीं दिया मैंने, सिर्फ 3 केसेस बना दिए। हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम का रिजर्व पड़ा हुआ था 10,000 रुपये का। लॉस ऑन IOD सिर्फ कितना था? 4,000 रुपये। आराम से राइट ऑफ हो जाएगा। SP अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन IOD अकाउंट 4,000, 4,000, फिर भी 6,000 रुपये हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम का रिजर्व पड़ा रह जाएगा। सर वो रिजर्व कौन में सा? डालेंगे लॉस कितना था? 4,000। सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास 10,000 रुपये पड़ा हुआ था, तो हमने 4,000 रुपये राइट ऑफ कर दिया। अभी भी हमारे प्रीमियम कितना पड़ा रहेगा? 6,000 रुपये पड़ा रहेगा। क्लियर? अब नेक्स्ट केस देखना। अब प्रीमियम पड़ा है सिर्फ 10,000 रुपया, लॉस ऑन IOD कितना है? 12,000 रुपया। तो प्रीमियम तो पूरा का पूरा खर्च हो गया 10,000, बट लॉस ऑन IOD कितने था? 12,000। 2,000 रुपये डेबिट में बच रहा है। वो जो 2,000 रुपया डेबिट में बच रहा है ना, एक्चुअल में वो आएगा कहाँ पर? P&L अकाउंट की डेबिट साइड पे। वैसे कायदे से P&L अकाउंट की डेबिट साइड पे 12,000 रुपये आना चाहिए था ना, बट हमने 10,000 तो प्रीमियम यूज कर लिया। तो P&L अकाउंट की डेबिट साइड पे कितना आएगा? सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपया। नेक्स्ट, प्रीमियम भी यूज होता है डिस्काउंट या लॉस को राइट ऑफ करने के लिए।
कैपिटल रिजर्व भी यूज होता है, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा था 10,000, कैपिटल रिजर्व पड़ा था 5,000, बट जो लॉस था वो कितना था 18,000। डिस्काउंट तो सबका सब यूज हो जाएगा। प्रीमियम पूरा 10,000 यूज हो गया, कैपिटल रिजर्व पूरा का पूरा 5,000 यूज हो गया, बट डिस्काउंट या लॉस एक ही बात होती है। डिस्काउंट कितना था 18,000, बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे बच रहा है, तो क्या लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट कितना 3,000। ये 3 केसेस इजी है।